हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोर्स बॉटनी। आज हम देखेंगे कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या होती हैं। यानी कि हमने देखा था कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है इनमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो यह प्रोटीन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिन्हें हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। यानी कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस थी जिसमें हमने देखा था एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन की प्रोसेस के बाद जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है एक प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसमें क्या होता है कि इनमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस यानी कि इनके ट्रांसलेशन के बाद बाद में क्या होती है, इनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जिनके द्वारा वह एक्टिव फॉर्म में आएगा, और एक्टिव फॉर्म में आएगा तभी वह अपने जो फंक्शंस होंगे उन्हें प्रॉपरली करेगा। तो हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं इसमें क्या क्या होती है, चेंजेस आफ्टर ट्रांसलेशन। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसके बाद क्या क्या होता है वह हम देखेंगे। इसमें फर्स्ट होता है एमिनो एसिड चेंज, यानी कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस के द्वारा जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना है तो यह किससे बना हुआ है, यह एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। तो मॉडिफिकेशंस में क्या होती है कि इन जो एमिनो एसिड्स होती हैं उनमें हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कुछ एमिनो एसिड क्या होती है, चेंज हो जाती है, एक और मॉडिफाई हो जाती है, और मॉडिफाई हो जाएगी तभी यह एक्टिव फॉर्म में आएगी। उसके बाद हम देखते हैं ऐड कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। इनमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, जो प्रोटीन्स की चेन होती है, उसमें क्या हो सकते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे या कोई लिपिड होगा, यह आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। थर्ड होता है पेप्टाइड रेजिड्यू। जो पेप्टाइड के कुछ रेजिड्यूज जैसे एसीटेट, फॉस्फेट, मेथाइल, जो ये सब रेजिड्यू जो होते हैं, मेथाइल हो गया, एसीटेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, यह क्या होते हैं, इन्हें ऐड कर दिया जाता है या रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से यह जो प्रोटीन्स होगा वह क्या हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आता है। तो यह सभी जो पेप्टाइड के रेजिड्यू होते हैं वह ऐड हो जाते हैं या इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। साइटोसोल, जो कुछ जो प्रोटीन्स ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद बनते हैं उसमें हम देखते हैं कि जो कुछ प्रोटीन्स होती हैं वह साइटोसोल में ही रहती हैं, और जो कुछ प्रोटीन्स होंगी वो क्या करेंगी, मेम्ब्रेन के पार चली जाएंगी। यानी कि जो जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इनके द्वारा क्या कर ली जाएंगी, इंपोर्ट कर ली जाएंगी, और अपने जो विभिन्न फंक्शंस हैं उन्हें क्या करेंगी, कंप्लीट करेंगी। आगे हम देखते हैं केमिकल मॉडिफिकेशन एज नॉन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। यानी कि जो केमिकली जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल मॉडिफिकेशंस होती हैं उन्हें ही हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। यह जो प्रोसेस है वह कब होगी, ट्रांसलेशन के बाद होगी, और इनमें विभिन्न प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, लिपिड्स होंगे वह ऐड हो जाएंगे, और इनके जो रेजिड्यू जैसे फॉस्फेट है, मैथिल है, यह सब क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे या रिमूव हो जाएंगे। इन्हें इस तरीके से क्या किया जाता है, जो एक्टिव फॉर्म है उनमें लाया जाता है, जिससे जो यह अपने कार्य को प्रॉपर तरीके से कर सकती है। उसके बाद हम देखते हैं टू बिकम ए मैच्योर प्रोटीन। हम देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स बना हुआ होता है वह पूरी तरह से कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। उसे एक मैच्योर प्रोटीन्स में क्या करना पड़ता है, उसे मतलब यानी कि जो मैच्योर प्रोटीन्स होंगी उनमें पहले यह बनेगा, उसके बाद ही यह अपने कार्य को कर सकता है। तो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन्स बनता है उन्हें मैच्योर प्रोटीन्स बनाने के लिए उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो पेप्टाइड्स होते हैं उनके नेटिव कन्फर्मेशन फोल्ड हो जाते हैं और एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। इसमें कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें उनकी जो मूल स्ट्रक्चर होती है, उसकी मूल जो संरचना होती है उसमें हम देखते हैं कि वह क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से जब यह एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी फिर वह अपने जो फंक्शंस है उन्हें करेगी। डाइसल्फाइड बॉन्ड सेंट्रल स्ट्रक्चर एलिमेंट मैच्योर प्रोटीन। जो डाइसल्फाइड बॉन्ड यदि आवश्यक होता है तो वह क्या होता है, इन जो प्रोटीन्स होती है उनके मध्य क्या बनता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, यह सेंट्रल स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है, जिसकी वजह से यह क्या होता है, जो मैच्योर जो प्रोटीन्स बना हुआ है उसके 3D स्ट्रक्चर जो है उन्हें क्या करने का काम करता है, स्टेबलाइज करता है, उन्हें स्थिर करता है। और यह जो मैच्योर प्रोटीन्स होती है उन्हें क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। मल्टी सब यूनिट प्रोटीन, और जो
मल्टी सब यूनिट यानी अनेक सब यूनिट से मिलकर जो प्रोटीन्स बना हुआ है उन्हें क्या होना चाहिए, प्रॉपरली जो उनके यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, कंबाइन होनी चाहिए, यानी कि वह एक दूसरे से ठीक तरीके से क्या होने चाहिए, जुड़े हुए होने चाहिए एक मेच्योर प्रोटीन्स बनने के लिए। प्रोटीन्स प्रोटियोलिटिक क्लीवेज, जो प्रोटीन्स होती हैं जो ट्रांसलेशन के बाद बनी हुई होती है उनमें कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे प्रोटियोलिटिक क्लीवेज। तो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के थ्रू ये क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आती है। यह प्रोटीन इनएक्टिव से प्रोटियोलिटिक जो क्लीवेज प्रोसेस होती है उसके द्वारा क्या होती है, एक्टिव फॉर्म में आती है। इसे ही हम, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद एक क्या है, एक मैच्योर प्रोटीन्स बन जाता है या एक्टिव स्टेट में आ जाता है, और ये प्रोटियोलिटिक क्लीवेज द्वारा क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और अपने कार्य को फिर आगे करेगा। इसके बाद हम देखते हैं अदर ग्रुप्स मस्ट बाइंड टू मैनी प्रोटीन्स। इनमें जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज यानी कि उनमें कुछ प्रोसेसिंग हुई, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हुआ, उसके द्वारा वह क्या हो गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से इनमें अदर ग्रुप्स भी आकर बाइंड कर जाएंगे, जैसे कोई कार्बोहाइड्रेट हो गया या कोई भी लिपिड हो गया, जिसकी वजह से यह प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा और यह इनएक्टिव स्टेट से फिर एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, यानी जो अपने कार्य को करना है उसे अच्छी तरीके से करेगा। और इससे पहले अगर यह इनएक्टिव स्टेट में है तो यह अपने कार्य को नहीं कर सकता, उन्हें फंक्शनल होने के लिए मॉडिफाई होने की ज़रूरत होती है। जब इनमें मॉडिफिकेशंस होता है उसके बाद ही यह क्या होते हैं, जो अपने फंक्शनल प्रोटीन्स में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इसके बाद ही ये अपने जो प्रॉपर अपने जो काम है उसे अच्छी तरीके से, यानी कि जो प्रोटीन्स होगा वो पहले इनएक्टिव होगा और मॉडिफिकेशंस के बाद यह क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और अपने जो फंक्शंस हैं उन्हें कंप्लीट करता है। इसे हम आगे जो कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो प्रोसेस है वह हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं तो उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यह पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस क्या है, कि जो प्रोटीन बायोसिंथेसिस के बाद इनमें जो कोवैलेंट एंड जो एंजाइमेटिक मॉडिफिकेशंस होती हैं इन्हें रिफर करता है, यानी जो कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस हो रहा है या एंजाइमेटिक जो मॉडिफिकेशंस हो रही है उसे ही हम पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसके बाद यह जो प्रोटीन्स होता है वह क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो इनमें हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती है और प्रोसेस कहाँ कहाँ होगी, यह प्रोसेस जो सेल ऑर्गेनेल्स जैसे गोल्जी बॉडी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो इनमें यह प्रोसेस क्या पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस क्या होती है, इनमें कंप्लीट होती है। इसके बाद ही यह अपनी जो एक्टिव फॉर्म है उनमें आएगा। मैच्योर प्रोटीन प्रोडक्ट थ्रू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी जिससे क्या बनेगा, प्रोटीन्स बनेगा। अब यह प्रोटीन्स क्या होता है कि जो एमआरएनए होती है उनके द्वारा ही इनमें उनके आधार पर ही इन्हें ट्रांसलेट किया जाता है और प्रोटीन्स बनता है। अब प्रोटीन्स को क्या प्रोटीन्स जो होता है उसे एक मैच्योर प्रोटीन बनने के लिए इनमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, इन्हें ही पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कहते हैं। इसके द्वारा ही मैच्योर प्रोटीन प्रोडक्ट बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ होती है, एन और जो सी टर्मिनल होते हैं प्रोटीन्स के उनमें यह होती है, यानी कि जो प्रोटीन्स होता है उसका एन टर्मिनल और जो सी टर्मिनल होता है इनमें क्या होंगे, इनमें ही मॉडिफिकेशंस होंगी। हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स है उनका एन टर्मिनल क्या है, एंड सी टर्मिनल क्या है। जो एन टर्मिनल होता है उसे हम NH2 टर्मिनस, एन टर्मिनल इंड या एमिनो टर्मिनस भी कहते हैं। तो एन टर्मिनल क्या होता है, हम देखेंगे कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसकी एमिनो एसिड, तो एक एमिनो एसिड में हम देखते हैं कि जो इनके एक इंड पर क्या होता है, फ्री एमिनो ग्रुप होता है NH2। तो इस जो इंड पर जो एमिनो ग्रुप होता है इसलिए इसे हम एन टर्मिनल कहते हैं। और यदि इसके दूसरे इंड पर जो कार्बोक्सिलिक यानी कि जो COOH जो होता है वह फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है तो इसे हम सी टर्मिनस कहते हैं। इनमें एमिनो एसिड में हम देखते हैं कि इनमें जो NH2 फ्री हो गया वह एन टर्मिनल कहलाता है, और जिनके इंड पर COO जो कार्बोक्सिलिक एसिड होती है वह फ्री होती है तो इसे हम सी टर्मिनस कहते हैं। तो इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। इसी तरीके से जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें मध्य पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाते हैं और मतलब
पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए होते हैं और यह पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसके एक एंड पे हम देखेंगे तो NH2 होता है जिसे हम N टर्मिनल कहते हैं, और इसके दूसरे एंड पर देखेंगे तो COOH यह कार्बोक्सिलिक होता है तो इसे हम C टर्मिनल कहते हैं। तो मॉडिफिकेशंस कहाँ कहाँ होंगी, जो C टर्मिनल होता है और जो N टर्मिनल होता है, तो इन्हीं में कोई सा भी ग्रुप ऐड हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। इस प्रोसेस के द्वारा ही पोस्ट जो ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस है वह होती है इनके N टर्मिनल पर एंड C टर्मिनल पर। आगे हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस में क्या क्या होती है, जैसे फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन, यूबिक्विटिनेशन, नाइट्रोसाइलेशन, मेथाइलेशन, एसिटाइलेशन, लिबिटेशन एंड जो प्रोटियोलाइसिस, यह सभी क्या है इंक्लूड है। इसके अलावा अन्य जो भी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस के बहुत सारे टाइप्स है, इसे हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो यह सभी जो प्रोसेस होती है वह पोस्ट ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशंस है उनमें इंक्लूड होती है। इनके द्वारा ही जो प्रोटीन्स होगा वह मॉडिफाई होगा और फिर एक्टिव फॉर्म में आएगा। आगे हम देखते हैं कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो PTM यानी कि जो पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस होती है वह सेल सिग्नलिंग का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यह सेल जो सिग्नलिंग होती है उसमें यह हेल्प करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेल बायोलॉजी, डिसीज ट्रीटमेंट जो होती है, प्रिवेंशन स्टडी के लिए हमें जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होता है उन्हें आइडेंटिफाई करना एवं समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं इनके आधार पर ही हम जो सेल बायोलॉजी होती है, डिसीज जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, विभिन्न जो पैथोजेनेसिस होती है, उन सब का अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशनल जो मॉडिफिकेशंस होती है उसमें हम आगे देखते हैं कि जो सीक्रेटेड एंड जो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती है वह किस तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उनमें जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो एक्सक्रीटरी एंड जो मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स होती है वह कहाँ सिंथेसाइज होता है, इनका सिंथेसिस कहाँ होता है, या राइबोसोम, जो साइटोसोल में राइबोसोम प्रेजेंट होती है उसमें इनका सिंथेसिस होता है। फिर यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें मेम्ब्रेन के थ्रू फिर यह एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होती है उसके अंदर जाती है। इसमें हम देखते हैं कि सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती है उनमें क्या होते हैं, सिग्नल पेप्टाइड्स जहाँ होते हैं जो एन टर्मिनल होती है उनमें क्या हो जाते हैं, सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं। ये कितने 13 से लेकर 36 जो एमिनो एसिड्स होती हैं वही एमिनो एसिड्स होती हैं। यह सिग्नल पेप्टाइड क्या करती हैं, इन्हें मतलब कहाँ जाना है प्रोटीन्स को यह बताती है। इसके द्वारा ही जो प्रोटीन्स होता है वह कहाँ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा। सिग्नल पेप्टाइड रिकॉग्नाइज बाय SRP, सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन पार्टिकल। जो सिग्नल पेप्टाइड्स होता है वह किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, SRP। जो सिग्नल रिकॉग्नाइज जो पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा यह जो सिग्नल पेप्टाइड होता है वह क्या होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें प्रोटीन किस तरीके से जाती है। हम देखते हैं कि जो राइबोसोम होती है जहाँ पर क्या है प्रोटीन्स का सिंथेसाइज होता है उसमें भी SRP प्रेजेंट होते हैं, सिग्नल रिकॉग्नाइज पार्टिकल प्रेजेंट होती हैं। और जो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यह क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। इस मेम्ब्रेन में भी जो SRP रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो जो राइबोसोम में प्रेजेंट SRP होगा और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन होती है उनमें भी SRP रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इन दोनों के मध्य क्या हो जाता है, इंट्रैक्शन होता है। जब सिग्नल जो रिकॉग्नाइज जो पार्टिकल्स होते हैं वह सबसे पहले इन्हें क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जिसकी वजह से जो इसका ट्रांसलोकोन होता है वह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जो ट्रांसलोकोन क्या होता है, जिसके द्वारा जो प्रोटीन्स होती है वह अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके ल्यूमन में प्रवेश करती है। तो इसमें हम देखते हैं कि यह वो जो ट्रांसलोकोन होता है वह पहले क्लोज्ड होता है और SRP के रिकॉग्नाइज करने के बाद यह जो ट्रांसलोकोन हो जाता है वह क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसके बाद जो प्रोटीन्स की जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वह क्या होती है, अंदर आने लगती है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही जो प्रोटीन्स होगा वह इस तरीके से अंदर आएगा तो जो सिग्नल सीक्वेंस होंगी वह सिग्नल पेप्टाइडेज द्वारा क्या हो जाएंगी, क्लीव कर दी जाएंगी। यह जो प्रोटीन्स होगा वह क्या करेगा,
ट्रांसलोकोन के द्वारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी ल्यूमेन में आते जाता है, और जैसे ही यह इसमें प्रवेश कर जाता है तो इनमें जो सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट होती हैं वह जो पेप्टाइडेज एंजाइम होती हैं उनके द्वारा क्या कर दी जाती है, क्लीव कर दी जाती है, इन्हें क्लीव्ड कर दिया जाता है, और यह पूरी तरीके से जो प्रोटीन्स होता है वह ईआर में आ जाता है। उसके बाद इसे जहाँ जाना होता है वह आरएनए के जो चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से जाता है कि जो एसआरपी इसके द्वारा रिकॉग्नाइज होता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती हैं और यह राइबोसोम जिनमें एसआरपी और एसआरपी रिसेप्टर प्रेजेंट है, इन दोनों के मध्य इंट्रैक्शन होगा और उसके बाद जो ट्रांसलोकोन होता है वह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इनकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो जाती है वह आकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रवेश कर जाती है, और जो इनके सिग्नल सीक्वेंस होंगे वह पेप्टाइडेज द्वारा क्या हो जाएंगे, क्लीव कर दिए जाएंगे। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। हम देखते हैं कि जो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस होती हैं उनमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, इनमें कुछ जो प्रोटीन्स होती है उन्हें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के द्वारा इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि प्रोटियोलिटिक क्लीवेज मेनली क्या होती है, इनमें जो एमिनो एसिड्स के मध्य जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उन्हें ब्रेक करने की प्रोसेस होती है। प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के द्वारा जो एमिनो एसिड्स होती है उनके मध्य का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उन्हें क्या होता है, ब्रेक किया जाता है। पेप्टाइडेज, प्रोटीएज और प्रोटियोलिटिक क्लीवेज एंजाइम, जो पेप्टाइडेज एंजाइम होता है, प्रोटीएजेस एंजाइम या प्रोटियोलिटिक क्लीवेज जो एंजाइम होता है, इनके द्वारा यह प्रोटियोलिटिक जो क्लीवेज होती है वह प्रोसेस की जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होता है वह फाइनल मैच्योरेशन से पहले उनमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज प्रोसेसिंग होती है, जिनमें के जो इनिशिएशन जो मेथियोनिन होता है इन सबको रिमूव करना, ऐसी ही प्रोसेसेस होती है जिनके द्वारा यह एक्टिव फॉर्म में होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो एन टर्मिनल इन पर जो मेथियोनिन रेजिड्यू होता है उन्हें ट्रांसलेशन के बाद क्या होता है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के दौरान इन्हें क्या किया जाता है, इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। उन्हें क्या ट्रांसलेशन प्रोसेस के बाद यह क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो जो फाइनल मैच्योरेशन, जो फाइनल प्रोटीन्स बनना होता है उनसे पहले की प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोटियोलिटिक क्लीवेज प्रोसेसिंग होती है। इसके द्वारा फिर हम देखते हैं कि जो प्रीकॉर्सर प्रोटीन्स होती है वह मैच्योर प्रोटीन्स में बदलती है। प्रीकॉर्सर प्रोटीन्स जो होंगी वह इस प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के द्वारा उन्हें क्या होगा, मॉडिफाई किया जाएगा, उन्हें संसाधित किया जाएगा, जिसके द्वारा वह क्या होंगी, जो मैच्योर प्रोटीन्स होंगी उनमें कन्वर्ट हो जाएंगी। रिमूव सिग्नल पेप्टाइड, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उनमें सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट होती है, तो इन्हें भी क्या होता है, प्रोटियोलिटिक जो क्लीवेज एक्टिविटी होती है उनमें क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि जो प्रोटीन्स होती है उनमें यदि सिग्नल पेप्टाइड प्रेजेंट है तो उसे हम प्री प्रोटीन्स कहते हैं, और यदि जो उनके सी टर्मिनल पर एडिशनल कोई भी एडिशनल सीक्वेंस होता है तो उसे हम प्री प्रो प्रोटीन्स कहते हैं। तो प्री प्रो प्रोटीन्स का एग्जाम्पल क्या होगा, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है, या पेंक्रियाज से सीक्रेट होता है। इसमें प्री प्रो प्रोटीन्स क्या हो गया, इंसुलिन। तो इंसुलिन में हम देखते हैं कि जो यह इंसुलिन होता है वह पेंक्रियाज से प्री प्रोपेप्टाइड के रूप में होता है, सीक्रेट होता है, यानी यह इनएक्टिव फॉर्म में होता है। अब इसे जो प्रोटियोलिटिक क्लीवेज एक्टिविटी होती है उनके द्वारा एक्टिव फॉर्म में लाया जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो इंसुलिन होता है उसमें जो 24 एमिनो एसिड का जो सिग्नल पेप्टाइड होता है उन्हें कट किया जाता है, यानी उन्हें सिग्नल पेप्टाइड्स को क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिससे यह क्या हो जाती है, प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट हो जाती है। या प्रो इंसुलिन क्या होता है, एक्टिव फॉर्म होता है। पेंक्रियाज में क्या था, जो इंसुलिन था वह इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट हो रहा होता है, फिर इसमें प्रोटियोलिटिक क्लीवेज के द्वारा जो उनके सिग्नल पेप्टाइड्स होते हैं उन्हें क्या होता है, रिमूव कर दिया जाता है, जिसके द्वारा वह क्या हो जाएंगी, जो प्रो इंसुलिन होंगी उनमें कन्वर्ट हो जाएंगे और अपने जो कार्य हैं उन्हें करेंगी। तो प्रो इंसुलिन क्या है, एक्टिव फॉर्म होता है। इस तरीके से जो फाइनल मैच्योरेशन होती है उससे पहले इनमें प्रोटियोलिटिक जो क्लीवेज होती है वह प्रोसेसिंग होती है, जिसके द्वारा यह इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो प्रोटीन्स होती है उनमें कोवैलेंट मॉडिफिकेशंस कैसे होती हैं, यानी कि जो फास्फोरिलेशन की प्रोसेस होती है, ग्लाइकोसाइलेशन एंड जो यूबिक्यूटिनेशन है, एल्काइलेशन है, यह सभी प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।